वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बिज़नेस के यानी कि व्यवसाय जो है बिज़नेस जो है वो प्रोफ़ेशन भी है, ठीक है? हमने पिछली क्लास में क्या करा था? पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो हमने करा था कि बिज़नेस साइंस भी है, बिज़नेस आर्ट्स भी है। लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस जो है वो प्रोफ़ेशन है। तो हम दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, हम हिंदी में भी करेंगे, हम इंग्लिश में भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है कि सर मैनेजमेंट एज़ अ प्रोफेशनल, ठीक है? तो हमें करना क्या है सर इसको मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए देखो हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोफेशनल क्या होता है? भाई प्रोफेशनल की चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर भी आती है नहीं आती? प्रोफेशनल क्या है और वही चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती है। अगर वो दोनों एक हो गए यानी कि जो फीचर है प्रोफेशनल के और वही फीचर अगर मैनेजमेंट के भी हैं, दैट मीन्स प्रोफेशन और मैनेजमेंट बराबर हो गए या मैं कह सकता हूँ मैनेजमेंट ही प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं और देखते हैं ज़रा इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अब हमें करना क्या है? हमें प्रूव करना है कि प्रोफ़ेशन ही मैनेजमेंट भी है, ठीक है? यानी कि मैनेजमेंट प्रोफ़ेशन भी है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? ठीक है, आइए देखते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस एग्ज़ामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोफ़ेशन यानी कि हम प्रोफ़ेशन के फीचर्स देखेंगे कि भई प्रोफ़ेशन का मतलब क्या है? और फिर चेक करेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर भी वो चीज़ें हैं या नहीं है? यानी कि सैटिस्फ़ाई करेंगे कि चेक करेंगे कि मैनेजमेंट भी उनको सैटिस्फ़ाई करता है या नहीं करता। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम प्रोफ़ेशन की बात करें तो प्रोफ़ेशन लेते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफ़ेशन का मतलब होता है जो हम जानते हैं जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे मैं हूँ, मैं एक सीए हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है? तो यानी मैं एक प्रोफ़ेशन हूँ, मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ, ठीक है? तो अब प्रोफ़ेशनल के अंदर होता क्या है? यानी कि अगर आपको एक सीए बनना है, आपको एक प्रोफ़ेशनल बनना है, तो क्या आपके ऊपर 5 बातें लागू होती हैं। कितनी बातें लागू होती हैं? सर 5 बातें लागू होती हैं। कौन-कौन सी बातें होती हैं? सबसे पहले क्या होता है हमें सीए बनने के लिए सबसे पहले सीए बनने के लिए यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। सर इसका क्या मतलब है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है? इसका मतलब है कि भई आपको अगर कोई प्रोफ़ेशन बनना है, आपको सीए बनना है, आपको सीए बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सारे प्रोफ़ेशन होते हैं। ये सारे प्रोफ़ेशनल्स होते हैं। तो उनको बनने के लिए तो यानी सीए बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम वैसे एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? तो वो आपको सारे एग्ज़ाम्स पास करने पड़ेंगे। टफ़ एग्ज़ाम पास करके आप कोई भी प्रोफ़ेशन के अंदर एंट्री ले सकते हो। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि आपने पढ़ाई कर ली 11वीं-12वीं की और आपने अपने सीए बन गए या फिर अपने आप अकाउंटेंट बन गए, ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए पहली बात तो समझ आ गई सर प्रोफ़ेशन बनने के लिए हमें पेपर देने पड़ेंगे और पेपर पास भी करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि हर प्रोफेशन को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब इसका मतलब है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपको चीज़ों की जो भी आपकी फील्ड है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी। जैसे मैंने कहा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ये बोलते ही आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ, ये सर को बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जो सीए है उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। जैसे अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूँ, तो डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपना इलाज कराने जाते हैं डॉक्टर से तो हमें पता होता है इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो ये हमारा इलाज अच्छे से कर सकता है, ठीक है? तो यानी हर प्रोफ़ेशन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। बताओ सबसे पहले चीज़ क्या बताई मैंने? 1 सेकंड में इसको ठीक कर लूँ। बताओ ज़रा सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने कहा एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है का मतलब कि यहाँ पे एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आप पेपर को पास करेंगे। दूसरा, जब आप पेपर पास कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या कहते हैं एक बार दोबारा से? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। चलिए, अब हम पास हो गए, हम सीए बन गए या प्रोफेशन बन गए, तो क्या होता है जब हम प्रोफेशन बन जाते हैं तो हमें अपने इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना पड़ता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। क्या होती है? प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। हमें उसका मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है? क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो 2-3 चीज़ें तो हो गई। चौथी चीज़ क्या है सर? सर चौथी चीज़ ये है कि भई आपको जब आप प्रोफेशन बन जाएँगे तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है सर? मतलब है कि जब भी आप कोई प्रोफ़ेशन बनते हैं, यानी किसी चाहे वो सीए हो या डॉक्टर हो या लॉयर हो, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, तो आपके ऊपर कुछ रूल्स लग जाते हैं। क्या रूल्स लग जाते हैं? देखेंगे आगे। चलिए और 5वीं चीज़ हमारे ऊपर क्या लागू होती है? 5वीं चीज़ हमारे ऊपर होती है कि प्रोफ़ेशन को सर्विस देनी पड़ती है, यानी प्रोफ़ेशन जो है वो सर्विस देता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक सर्विस होती है। क्या मतलब है सर इसका? देखेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने आपको ऊपर-ऊपर से चीज़ें बता दी। मैंने क्या बताया कि भई कोई भी प्रोफ़ेशन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? 5 चीज़ें होती हैं। बताओ कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? अगर मुझे सीए बनना है, अगर आपको सीए बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे
पहले तो एंटी रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए बहुत अच्छी, यानी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। फिर जब आप सीए बन जाओगे, यानी एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका, तो आपको प्रोफेशनल मेंबर बनना पड़ेगा, यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर जाना पड़ेगा। और हमारा जो एसोसिएशन है उसका नाम क्या है, आईसीएआई, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है कि जब आप सीए बन जाओगे, जब आप मेंबर बन जाओगे, तो आपके पास कुछ, आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है पांचवा, कि सारे प्रोफेशनल्स को सर्विस देनी पड़ती है, सारे प्रोफेशनल्स को सर्विस देनी पड़ती है, ठीक है। चलिए ये सर समझ आ गया। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, ठीक है, 5 चीज़ें क्या क्या बताई कि भाई टफ एग्जाम होता है, ठीक है, एंटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर प्रोफेशन को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि भाई आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और पांचवा है कि वो सर्विस देनी पड़ती है। चलिए सर ये 5 चीज़ें समझ आ गई है, अब इनको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, टफ एग्जाम पास करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्या मतलब है इसका, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, यानी आप ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकते। सबसे पहले एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अवरोधित प्रवेश, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अवरोधित प्रवेश। क्या कह रहा है, कह रहा है पेशे में, पेशे यानी प्रोफेशनल में, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। कह रहा है पेशे में प्रवेश यानी परीक्षा अथवा शैक्षिक योग्यता के द्वारा सीमित होती है। यानी कि इसका मतलब है कि भाई आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, ठीक है, शैक्षिक योग्यता मतलब एग्जाम पास करना पड़ेगा, द्वारा सीमित होती है। उदाहरण के लिए भारत में यदि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि आईसीएआई की बात कर रहा है, ठीक है, द्वारा आयोजित किए जाने वाली एक विशेष परीक्षा का पास करना जरूरी होता है। हालांकि एक परीक्षा नहीं होती, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, उसमें आपकी ट्रेनिंग भी होती है। वो सब चीजें जब आप क्लियर कर लोगे तब जाके आप प्रोफेशनल बन सकते हो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, कह रहा है एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, रोक रखा है। ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा और चलते हो बनो कि भाई क्या कहते हैं, हलवा पूड़ी बट रही है और आ जाओ प्रोफेशनल बन जाओ, ऐसा नहीं है भाई, मुश्किल होता है, ठीक है, मुश्किल होता है प्रोफेशन बनना। कि भाई पेपर पास करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता कोई भी प्रोफेशन बनना। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप लॉयर बनो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको उनके एग्जाम पास करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू अक्वायरिंग एजुकेशनल डिग्री, ठीक है, एग्जामिनेशन होता है और एजुकेशन डिग्री भी उसके अंदर मिल सकती है, तो ये कहना चाह रहा था, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो हमें समझ आ गई सर। हाँ जी, सर पहली चीज हमें समझ आ गई कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, यानी कि हम प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं कि प्रोफेशनल के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि पेपर पास करोगे तो ही आप प्रोफेशनल की डिग्री ले सकते हो। आपके पास डॉक्टर की डिग्री आएगी, आपके पास सीए की डिग्री आएगी जब आप उनका एग्जाम पास करोगे। तो सर क्या मैनेजमेंट के अंदर भी यही है? आइए जरा हम चेक करते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे ही होता है। यानी कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या मैनेजमेंट में भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है? यानी कि अगर हमें मैनेजमेंट मैनेजर बनना है, ठीक है, मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर होता है वही मैनेजमेंट करता है, तो यानी कि अगर हमें मैनेजर बनना है तो क्या हमारे पास डिग्री होना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस क्राइटेरिया हैज नॉट बीन स्ट्रिक्टली एट। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखो वैसे तो नॉर्मली मैनेजमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो कि मैनेजमेंट की डिग्री, जैसे एमबीए है, एमबीए की डिग्री दी जाती है, लेकिन उसको पूरे तरीके से उसको पूरे तरीके से प्रोफेशन नहीं माना गया है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। देखो जरा, जैसे कि मान लो कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और ये एक पर्सन है जो सीए नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, हमारे पास पावर होती है, हमारे पास क्या होती है, एक पावर होती है कि भाई हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो अकाउंट्स होते हैं, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उस पर जब हम साइन कर देते हैं, जब क्या कर देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, तो इसका मतलब अब जो भी उनको देखेगा उसको पता चल जाएगा कि भाई इस सीए ने इसको चेक कर लिया है, सीए ने बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, इन चीजों को क्या कर लिया है, चेक कर लिया है, ठीक है। अब बताओ ये जो पावर है ये हमारे पास है या कोई भी कर सकता है? ये सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही है, वही कर सकता है। दूसरा एग्जांपल, कि ये एक आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, दवाई लिख के देता है कि ये जाके केमिस्ट से ले लो, ठीक है। अगर आप वो दवाई वैसे ही लेने जाते हो तो कभी कभी उन केमिस्ट मना कर देते हैं कि सर नहीं, आपको डॉक्टर से लिखवा के आनी पड़ेगी। क्यों? डॉक्टर से ही लिखवानी पड़ेगी। आप बोलोगे कि क्या है डॉक्टर, चलो मैं ही लिख देता हूँ ना, तुम्हें लिखा हुआ चाहिए, मैं लिख देता हूँ, वो मान लेगा? नहीं मानेगा, ठीक है, बोलेगा भगो यहाँ से, ठीक है, क्या बोलेगा, भग जाओ यहाँ से। आपको क्या बोलेगा, डॉक्टर से लिखवा के लाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास पावर होती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या होती है, पावर आ जाती है कुछ चीज़ों की करने की, जो कि आम इंसान नहीं कर सकता, जो नॉर्मल पर्सन, यानी मैं कहूँ जो वो उस प्रोफेशन में नहीं है वो चीज़ वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है,
कि भाई अगर आपको, अब मैनेजर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे जियो कंपनी है, ठीक है। जियो तो आप सबको पता होगा, रिलायंस की कंपनी है। तो जियो के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी जो है, वो कौन है हमारे? मुकेश अंबानी। अब तो मुकेश अंबानी जो एमडी है, मैनेजर है, तो मैनेजर बनने के लिए क्या उसको डिग्री लेनी पड़ेगी? यानी कि उसको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मैं जब तक मुकेश अंबानी है, जैसे मुकेश अंबानी बोलेगा जब तक मेरे पास मैनेजमेंट की डिग्री नहीं होगी, एमबी की डिग्री नहीं होगी, मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैं मैनेजर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है। बात समझ आई? मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, वहां पे आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? एक बार दोबारा बताता हूँ, देखो छोटे तरीके से समझाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी। देखो, बहुत सिंपल है कि भाई प्रोफेशन जो होता है, ठीक है, सीए के लिए एक आपके पास डिग्री होना जरूरी है, यानी कि इसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते साइन। लेकिन एमबीए मैनेजर जो है, ठीक है, मैनेजर के लिए भी एमबीए की डिग्री मिलती है, लेकिन बिना डिग्री के भी आप मैनेजर बन सकते हो। इतनी सी बात है। यानी कि सीए के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है, तब बिना डिग्री के आप कहीं पे भी ऐसे सीए साइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैनेजर होने के लिए आपके पास डिग्री होने की जरूरत नहीं है, आप बिना डिग्री के भी मैनेजमेंट कर सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। जैसे मुकेश अंबानी है, वो अपनी कंपनी का मैनेजमेंट कर सकता है बिना एमबीए करे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दिस क्राइटेरिया हैज नॉट बीन स्ट्रिक्टली मेट, ठीक है। यानी कि डिग्री है पर स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन सीए में या बाकी प्रोफेशन में डिग्री स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। चलिए, इसको पहले हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहे किसी भी व्यवसायिक इकाई मतलब किसी भी बिजनेस की बात कर रहा है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को प्रबंध मनोनीत मतलब मैनेजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैनेजर। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर आप मैनेजर बना सकते हो अथवा नियुक्त किया जा सकता है, यानी किसी को भी मैनेजर बनाया जा सकता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी बिजनेस के अंदर बनाया सकता है, ठीक है। जैसे आप देखते होगे मूवीज के अंदर भी आता है कि किसी की बाप की कंपनी है, फिर वही उसका बेटा भी उसके अंदर मैनेजर बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो प्रैक्टिकली कि किसी का बाप जो है वो डॉक्टर है और उसने डॉक्टर की दुकान खोल रखी है, ठीक है। अब वो रिटायर होना चाहता है, उसका बेटा डॉक्टर नहीं है, तो क्या वो उसको दुकान दे सकता है? नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैनेजमेंट के पास आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है मैनेजमेंट की, तो भी आप मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। चलिए, व्यक्ति की कोई भी शैक्षिक योग्यता हो उसे प्रबंध कहा जा सकता है, यानी आपके पास डिग्री हो या ना हो, क्वालिफिकेशन हो या ना हो, आपको मैनेजर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको मैनेजर बनाया जा सकता है। चलिए आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी बीइंग डेजिग्नेटेड ऑन अपॉइंटेड एज ए मैनेजर, यानी कि आपको मैनेजर बनने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। उसके बाद कह रहा है कि एनीवन कैन बी कॉल्ड मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो या कितनी भी हो, आपको मैनेजर बनाया जा सकता है। यानी होल थीम क्या है कि भाई आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपको मैनेजर बनाया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए डिग्री भी मिलती है आज के टाइम पे, ये कहने का मतलब है। चलिए, कह रहा है अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन, यानी डॉक्टर की बात कर रहा है, लॉयर, ठीक है, विच रिक्वायर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर, यानी कि इनके अंदर हमें प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर होनी चाहिए, यानी कि डिग्री होनी चाहिए टू प्रोसेस वैलिड डिग्री, ठीक है, टू पोसेस वैलिड डिग्री, यानी कि हमारे पास वैलिड डिग्री होनी चाहिए। नोवेयर इन द वर्ल्ड इज मैंडेटरी फॉर ए मैनेजर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको अगर मैनेजर बनना है तो आपके पास किसी भी डिग्री की होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो कहना चाहता है टू पोसेस एनी सच डिग्री। कह रहा है बट प्रोफेशनल्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड टू बी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, लेकिन आज के टाइम पे हम, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी जो एमबीए करते हैं लोग उनको क्या है, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। यानी कि सिंपल कहने की बात है कि भाई प्रोफेशनल जो है, ठीक है, वो तो एग्जाम पास करके आप बन जाओगे। मैनेजर बनने के लिए आपको एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जो एमबीए का कोर्स होता है उसके अंदर मैनेजमेंट ही सिखाई जाती है। फाइनेंस का होता है मैनेजर, और एचआर का मैनेजर होता है, ठीक है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंस का होता है, एचआर का होता है, मार्केटिंग का होता है, सबके मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, होटल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर कह रहा है सिंस देर इज ग्रेटर डिमांड फॉर दोज प्रोसेस डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक तरफ एक पर्सन है जो कहता है कि मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, ठीक है, और सिर्फ बीकॉम करा हुआ है, और दूसरी तरफ एक पर्सन है जो एमबीए करा हुआ है, तो आप किसको रखोगे? आप बोलोगे अगर मैनेजर रखना है तो उसको लिखो ना जिसको मैनेजर की ट्रेनिंग दी गई है, और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग किसको दी गई है? मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है एमबीए को, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है वो। चलिए, तो सर बात समझ आती है?
जी सर, तो हमें एक बात समझ आ गई है कि भई आगे किसी भी प्रोफ़ेशन में अगर जाना है, अगर सीए बनना है तो सबसे पहले वहाँ पे एंटी रिस्ट्रिक्टेड है। एंटी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि भई आपको टफ एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ स्ट्रिक्टली फ़ॉलो नहीं करी जा रही। लेकिन आज के टाइम पे मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जिनके अंदर हमें उनको क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन मैनेजमेंट की दी जाती है। चलिए सर, पहली चीज़ तो समझ आ गई। सर दूसरी चीज़ क्या थी? सर दिमाग पे ज़ोर डाल रहे हैं सर, दूसरी थी जब हम सीए करते हैं तो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। सर दूसरा था सर जब सीए करते हैं ना तो हमें नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? यानी जो प्रोफेशन होता है उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? यानी दूसरा क्या है कि हर प्रोफेशन को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आइए जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। हाँ, जैसे कि ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए कि ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जब भी हम सीए बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या लॉयर बनते हैं तो हमें क्या है, हमें नॉलेज दी जाती है। कैसे दी जाती है? हमें थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों ही टाइप की नॉलेज दी जाती है। इसको जरा ऐसे समझते हैं कि लेट सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है? और वहां जाके आपको पता चला कि वो डॉक्टर तो ये है, मिस्टर बीन डॉक्टर है जो आपका इलाज करने वाले हैं, ठीक है? तो आप उस डॉक्टर से इलाज कराओगे क्या? नहीं कराओगे, आप भाग जाओगे वहां से फटाफट से, बोलेगा ये कौन सा डॉक्टर है, ठीक है? या फिर मान लो आप डॉक्टर से दवाई ले रहे थे और आपने दवाई लेने के बाद आपको पता चला कि भाई ये डॉक्टर तो जाली डॉक्टर था, नकली डिग्री लेके ये अपना डॉक्टर का काम चला रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। तो आप क्या करोगे? वहां पे इलाज कराओगे? नहीं कराओगे। क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि आप क्या मान के चलते हो? आप मान के चलते हो कि डॉक्टर को बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो लोगों का इलाज कर पाएगा, ठीक है? तो यानी कि हर प्रोफेशन के अंदर क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, यानी ज्ञान का समूह होना चाहिए, ठीक है? अब मैं सीए की बात करता हूँ। सीए क्या करता है? सीए मेनली जो काम होता है उसका टैक्सेशन का, ऑडिट का होता है। यानी कि अगर आपकी इनकम है, लेट्स सपोज एक पर्सन मेरे पास आता है और कहता है कि भाई मेरी सैलरी जो है 2 लाख रुपए महीने की है, मेरा कितना टैक्स बनेगा निकाल के दिखा दो। और मुझे नॉलेज ही नहीं है टैक्सेशन की, मैं सीए बन गया पर मुझे नॉलेज ही नहीं है टैक्सेशन की, और मैं उसका टैक्स निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ सर आपका 10 लाख रुपए का टैक्स आता है, 2 लाख रुपए महीना कमाते हो ना, यानी कि 24 लाख हो गए, 24 लाख में से 10 लाख तो गवर्नमेंट को दे दो टैक्स के, ठीक है? तो वो क्या बोलेगा? वो मेरे पे बिलीव करेगा, बोलेगा हाँ भाई इसको तो नॉलेज है। लेकिन बाद में उसको पता चला ये तो नकली सीए है, इसको तो सीए की पास डिग्री नहीं है, ये तो नकली डिग्री से ये अपना काम चला रहा है। तो वो क्या करेगा? उसको भरोसा उठ जाएगा उसके ऊपर से, ठीक है? यानी कि हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि जो प्रोफेशन है उसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना जरूरी है। चलिए सर, ये बात तो समझ आ गई। तो क्या अब हम क्वेश्चन पूछेंगे? क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या मैनेजमेंट के अंदर भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए? यानी कि मैनेजर को भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सर अभी तो आपने कहा कि मैनेजर तो कोई भी बन सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो या ना हो। बिल्कुल सही। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी कौन थे? मुकेश अंबानी के फादर थे, ठीक है? रिलायंस कंपनी को बनाने वाले धीरूभाई अंबानी ही थे। उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है? ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, पढ़े लिखे वो नहीं थे। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इंटरव्यू जब भी दिया तो उन्होंने एक बात यही कही कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गम है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं अपनी कंपनी को बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ा लेता। मतलब ये उनकी सोच थी उस टाइम पे, ये देखिए, ठीक है? चलिए, तो हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सर मैनेजमेंट के अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज़ होती है, नहीं होती? ठीक है, आइए देखते हैं, जरा हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो, कह रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड देर इज मार्क्ड ग्रोथ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, ठीक है? इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। सर इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ, आइए आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अ, आदित्य बिरला ग्रुप, नाम सुना है? बिरला जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं टाटा बिरला, अभी भी लोग कहते हैं टाटा बिरला, वो बिरला यही है, ठीक है? तो आदित्य बिरला ग्रुप का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी जो है वहां के, वो है कुमार मंगलम साहब। क्या नाम है उनका? कुमार मंगलम, ठीक है? और ये जो है कुमार मंगलम साहब, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं, ठीक है? अब आप सोचोगे सर इनका तो पहले से इतना बड़ा बिजनेस था तो इनको सीए करने की क्या जरूरत थी, ठीक है? देखो अब क्या हुआ, जो इनके फादर साहब थे कुमार मंगलम जी के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो सीए एक ऐसी डिग्री है जो आपको ऑलराउंडर बना देती है बिजनेस के अंदर, जो आपको क्या करती है? ऑलराउंडर बना देती है बिजनेस के अंदर, ठीक है? वो चाहता तो जो इनका बेटे हैं कुमार मंगलम साहब, इनको सीए नहीं करा के तब भी क्या मैनेजर बना देते। क्यों? क्योंकि मैनेजर बनने के लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती या आपको नॉलेज की जरूरत नहीं होती। लेकिन तब भी इन्होंने इससे सीए क्यों कराई?
क्यों? क्योंकि आपको ऑलराउंडर बनाना चाहते थे बिज़नेस के अंदर, ठीक है? अब जब ये बिज़नेस की सारी एबीसीडी आजू-बाजू, ऊपर-नीचे सब चीज़ें जान जाएँगे, तो बताओ ये मैनेजमेंट जो है अच्छे से कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? बिल्कुल सही, मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँगे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इनको कोर्स कराया। ठीक है, सीए का। तो इसीलिए अब क्या कहा जा रहा है कि देखो, वैसे तो मैनेजमेंट के लिए कोई भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैनेजमेंट के लिए कोई भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं, या जितने भी बिज़नेस हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट ऑल बिज़नेस क्या चाहते हैं कि उनका मैनेजर जो है वो पढ़ा लिखा हो, उसके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो, ठीक है? और उसके पास अच्छी एजुकेशन भी हो। चलिए, अब पढ़ते हैं ज़रा इसको क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, यानी कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मैनेजमेंट को भी एक डिसिप्लिन माना जा रहा है, यानी कि प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, ठीक है? इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है, मैनेजर बनने के लिए भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्राइजिंग ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, ठीक है? मैनेजमेंट के अपने भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको नॉलेज दी जाती है। ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सिद्धांत क्या होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, ठीक है? यानी कि हर बिजनेस में या हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स लगते हैं। फिर क्या कह रहा है, द नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस। आप किसी अलग अलग कॉलेज, जैसे IIM है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके अलग अलग कॉलेजेस में जाके, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके आप जाके क्या कर सकते हो, डिग्री ले सकते हो। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स भी पढ़ सकते हो। चलिए, वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो। फिर क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। कह रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। सम ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एजुकेशन। कह रहा है कि कुछ तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए ही बने हैं। जैसे कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी IIM जो होता है हमारा, ठीक है? फिर कह रहा है एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन यूजली थ्रू एन एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे एंट्री कैसे होती है, एक एग्जाम दिया जाता है, उससे फिर आपकी एंट्री यहाँ पर होती है। चलो, तो ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सर, इसका हिंदी में क्या मतलब है? इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ा हिंदी पे ध्यान देना, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाए। कह रहा है कि पूरे विश्व में प्रबंध मैनेजमेंट की बात कर रहा है, विशेष रूप से एक संकाय यानी प्रिंसिपल के रूप में विकसित हो गया है, डिसिप्लिन के रूप में विकसित हो गया है, यानी इसको भी एज अ प्रोफेशन माना जा रहा है आज के टाइम पे, ठीक है? पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ा बहुत माना जा रहा है। यह ज्ञान एवं व्यवसाय समूह पर आधारित है, ठीक है? क्योंकि देखो, मैनेजर बनने के लिए भी आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, और इसके भी कुछ अपने क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके जिस पे भली, अच्छा थोड़ा हिंदी में थोड़ी सी क्या कहते हैं, कॉपी वेस्ट में दिक्कत हो गई है, ठीक है? कह रहे हैं कि भली भांति परिभाषित सिद्धांत होते हैं, ठीक है? मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, विभिन्न स्थितियों के आधारित पर, यानी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रूल्स या प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं, ठीक है? कह रहा है इसका ज्ञान विभिन्न महाविद्यालयों एवं पेशेवर संस्थानों में पुस्तक एवं पत्रिकाओं एवं माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, यानी कि आप पढ़ के इनकी नॉलेज ले सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने नाम सुना है सुनील मित्तल का? सुनील मित्तल साहब का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो मैं बताता हूँ। सुनील मित्तल जो है, सुनील मित्तल नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल गया। लक्ष्मी निवास मित्तल, नाम सुना है किसी ने? किसी ने नाम सुना है लक्ष्मी निवास मित्तल साहब? ठीक है, ये इंडियन है और यूएस में रहते हैं, और बहुत बड़े स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं। स्टील बहुत मतलब इनके यहाँ से बनती है, ठीक है? अब इन्होंने भी क्या करा था, इन्होंने भी मैनेजमेंट की ही पढ़ाई करी थी, और ये घंटों बैठ के मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते रहते थे, ठीक है? तो ये कहना चाह रहा है कि भाई मैनेजमेंट के लिए आपको नॉलेज जो है अलग अलग पत्रिकाओं यानी बुक से और मतलब मिल सकती है। फिर कह रहा है कि प्रबंध के विषय एवं रूप में विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाया जाता है, ठीक है? अच्छा, ये सब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ सकते हो। मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हुए हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। आप बुक में से साथ साथ पढ़ते रहना। कह रहे कि आप प्रोफेशन को संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध की शिक्षा प्रदान करने वाले कई कई भारतीय मतलब जैसे IIM की बात कर रहा है कि भाई आप, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बने हैं जहाँ पे जाके आप MBA का कोर्स कर सकते हो, और MBA का कोर्स करने में आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको मैनेजमेंट के बारे में ही सिखाया जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ तो समझ आ गई है।
चलिए सर, हमें दूसरी चीज़ समझ आ गई है, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ थी सर, जब हम सीए बन जाएँगे, डॉक्टर बन जाएँगे तो क्या होगा? हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और फिर हमें इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए, यानी हम वहाँ के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है? यानी कि तीसरी चीज़ क्या थी सर? तीसरी चीज़ थी कि हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई, ठीक है? यानी कि जब हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके मेंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उसके मेंबर, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है? और उसमें सारे के सारे कौन होते हैं? सारे के सारे प्रोफेशनल्स ही होते हैं। यानी कि जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन में सीए के लिए कौन सा बना है? सीए के लिए बना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। और सर डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है एमसीआई, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? यानी डॉक्टर जब बन जाते हैं तो उन्हें एमसीआई का मेंबर बनना पड़ता है। ऐसे ही लॉयर्स के लिए, जब वो लॉयर बन जाते हैं तो उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशन। यानी कि हर प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बना होता है, ठीक है? ये होता ही होता है। चलिए, फिर कह रहा है कि वो करता क्या है? यानी कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे आईसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये करते क्या है? ये प्रोफेशन को, यानी जो उनके मेंबर होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। यानी ऑल प्रोफेशन आर रिलेटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि भाई कितनी बार पेपर होने चाहिए, पेपर कैसा कैसा होना चाहिए, ठीक है? उसमें एंट्री कैसे होगी, यानी एंट्री लेने के लिए आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के लिए एमसीआई के जब आप पेपर देते हो तो आपके पास 12th में साइंस होनी चाहिए और विद बायोलॉजी होनी चाहिए। ऐसे ही लॉयर के लिए आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें कौन करता है? वो सारी चीज़ें रेगुलेट करता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। इसको पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है? एग्जाम्पल कह रहे हैं, टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी कि अगर आपको इंडिया के अंदर लॉयर की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि लॉयर बनना है और क्लाइंट आपको लेने हैं, ठीक है? हैव टू बिकम मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके वहाँ का सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? मेंबर बनना पड़ेगा, विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, जो उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। सर अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा और समझाओ। आओ समझाता हूँ। देखो यहाँ देखो, सामने देखो, सामने देखो। देखो, जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है? अब इसने क्या करा, ठीक है? एक लंबी चेन होती है प्रोफेशनल बनने के लिए, और लास्ट में जो फाइनल एग्जाम होता है वो पास कर लिया। लेट सपोज सीए का इसने फाइनल एग्जाम पास कर लिया। अब ये क्या है? इसके पास सीए की डिग्री आ गई, ठीक है? क्या आ गई? सीए की डिग्री। लेकिन सिर्फ डिग्री होना ही काफ़ी नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, ये रहा, यहाँ पे जाके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? इसको अप्लाई करना पड़ेगा मेंबरशिप के लिए, कि भाई मैंने आपके सारे पेपर्स क्लियर कर लिए हैं, अब आप मुझे अपने इंस्टीट्यूट का मेंबर बना लो। जब ये इसको मेंबर बना लेंगे, तब ये तब ये जाके क्या कहलाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी इससे पहले ये सीए नहीं कहलाएगा। ऐसे नहीं कि पेपर पास कर लिया तो सीए बन गया, नहीं। जब तक ये मेंबर नहीं बनेगा तब तक ये सीए नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है? फिर इसके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है? अब ये इंस्टीट्यूट करता क्या है और क्यों ऐसा करता है? ये रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है, पॉलिसीज बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है, सर्टिफिकेट देता है, यानी जब आप सीए बन जाओगे तो उसका सर्टिफिकेट देता है प्रैक्टिस का, ठीक है? और क्या करता है? कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है? इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? यानी क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। चलिए सर, ये बात तो समझ आ गई है। चलिए, आइए जरा इसी चीज को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं, ठीक है? हमने क्या बताया कि भाई आईसीए के लिए क्या बना है? आईसीआई बना हुआ है। और डॉक्टर्स के लिए क्या बना हुआ है? सर डॉक्टर्स के लिए एमसीआई बना है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और लॉयर्स के लिए क्या बना हुआ है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है। ठीक है, चलिए। एक सेकंड, आइए जरा, क्या लिखा हुआ है देखिए। कह रहे कि पेशागित परिषद, मतलब यानी कि भाई हमें क्या है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। कह रहे पेशे किसी ना किसी परिषद, यानी कि एसोसिएशन की बात हो रही है, सभा से जुड़े होते हैं, जो इनमें प्रवेश, यानी कि एंट्री कैसे करनी है, का नियतम यानी कि रेगुलेशंस करते हैं, कार्य करने एवं लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यानी कि जो भी आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है या आपका जो भी सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, वो आपको दिया जाता है। एवं आधार संहिता तैयार करते हैं। आधार संहिता मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है? तथा उसको लागू भी करते हैं, यानी बनाते हैं और लागू भी करते हैं। भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनना पड़ता है, जो
उनके कार्यों का नियम एवं नियंत्रण करते हैं, यानी कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही है जो उनके कार्यों का, यानी जो वो काम करते हैं और जो उनका रेगुलेशंस करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप न्यूज़ देखते हो तो थोड़े टाइम पहले वकीलों की और पुलिस वालों की लड़ाई हो गई थी, ठीक है, पता होगा शायद किसी को। तो अब क्या है कि वकील सारे इकट्ठे हो गए थे, ठीक है, रोड पे आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। ऐसा कैसे हो गया बताओ? बताओ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उनकी एसोसिएशन बनी हुई थी पहले से। भाई एक वकील के ऊपर अगर कुछ भी होगा तो उनकी एसोसिएशन बनी है, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है उनकी एसोसिएशन। ऐसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये लॉयर्स की एसोसिएशन है, हमारा इंस्टीट्यूट जो है आईसीआई ये उसकी एसोसिएशन है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये डॉक्टर्स के लिए एसोसिएशन है, ठीक है। तो सर इसका मतलब हमें समझ आ गया कि प्रोफेशनल बनने के लिए, ठीक है, हमें हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है या नहीं होता? यानी फिर हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे प्रोफेशन को मैनेजमेंट के बराबर करना है। तो हम फिर क्या सवाल पूछेंगे? हम पूछेंगे कि सर हम पूछेंगे सर कि भाई मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है या नहीं होता? तो हम इसका आंसर क्या देंगे? हम बोलेंगे हाँ जी होता है। क्या होता है? होता है। जैसे कि क्या बना हुआ है इंडिया के अंदर, बना है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA बना हुआ है। एग्जाम में आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर आपको मिलेंगे। चलिए क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं जरा। कह रहा है देर आर, हाँ, सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया। कह रहा है वैसे तो बहुत सारे बने हुए हैं, लाइक AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दैट हैज लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट। उसने क्या बना रखा है? एक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट याद रखना, इसका मतलब होता है आचार संहिता, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर मेंबर, अभी इसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स, एक्टिविटीज ऑफ देयर मेंबर्स, देर इज हाउएवर नो कंपल्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर्स। यानी कि मैंने क्या बताया कि भाई सीए बनने के लिए आप एग्जाम पास करोगे, उसके बाद एक एप्लीकेशन दोगे इंस्टीट्यूट को कि भाई मैंने एग्जाम पास कर लिया है, अब मुझे आप मेंबर बना लो। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं होती है, ठीक है, ऑफ सच एन एसोसिएशन, नॉर डज इट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। यानी कि इसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्टैट्यूटरी, याद रखना जब भी ये वर्ड आएगा ना स्टैट्यूटरी, इसका मतलब ये कानून की बात कर रहा है, लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। सीए के ऊपर बना हुआ है, डॉक्टर्स के ऊपर बना हुआ है, लॉयर्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, जितने प्रोफेशन है सब पे बना हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है। चलिए सर ये बात समझ आ जाती है। आइए सर आगे देखते हैं। तो यानी अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ठीक है सर, तो यानी कि तीसरी चीज हमें समझ आ गई कि भाई इनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, हर प्रोफेशन के अंदर होता है, मैनेजमेंट के अंदर भी है, लेकिन बाकी प्रोफेशंस में वो कंपलसरी होता है, इसके अंदर कंपलसरी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीजें तो मैनेजमेंट में घुसती जा रही है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैनेजमेंट में घुसती जा रही है, यानी कि मैनेजमेंट और प्रोफेशनल दोनों बराबर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। सर चौथी चीज क्या थी? सर चौथी चीज थी, याद आ रहा है कुछ, कि सबसे पहले हम एग्जाम देते थे, फिर एग्जाम देके हमें नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, और उसके बाद हमें एप्लीकेशन करना पड़ता था इंस्टीट्यूट में, यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, और फिर वो हमें बताते थे कि आपको कैसे काम करना है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ सर चौथा पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में? कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब होता है सही तरीके से काम करना, एथिक्स से काम करना, यानी गलत काम को नहीं करना, ठीक है। जैसे कि गलत काम की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं, कि जैसे डॉक्टर्स, कुछ बुरे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के क्या नाम है किडनी निकाल के फिर बेच देते हैं, तो वो अनएथिकल काम होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको काम करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है और एथिकल काम करना है। जैसे कि अगर आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, ठीक है, अच्छा इसको हिंदी में कहते हैं नैतिक आचार संहिता, यानी अनैतिक काम नहीं करना, नैतिक काम करना है, सही तरीके से काम करना है। जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, तो जब वो एक सीन आता है जहाँ पे जो राजू होता है उसके फादर को अटैक होता है, तो फिर वो करीना कपूर को लेके जाता है और कहता है कि भाई आपको मदद करनी पड़ेगी, आप डॉक्टर हो, आप एक कसम खाते हो। हर डॉक्टर एक कसम खाता है जिसको हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ। उसमें क्या बताते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उसमें ये लिखा होता है कि भाई हम हमेशा कोई भी बीमार पर्सन होगा तो उसकी मदद करेंगे निस्वार्थ होके, यानी कि बिना पैसे की या बिना किसी और चीज़ के स्वार्थ के हम उसकी मदद करेंगे। हमारा सबसे पहला काम होगा अपने मरीज को ठीक करना, पैसा हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होगा, जो कि आजकल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो एक ओथ उनको दी जाती है, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कि कोई प्लेन में जा रहा है, ठीक है, और प्लेन के अंदर किसी को लेट सपोज कोई बीमार हो गया या हार्ट अटैक आ गया, और वहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है। अब उस डॉक्टर को कहा जाता है कि
भाई ये बीमार हो गया, इसको हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ करो। वो बोलेगा भी मैं तो अपने काम पे ही नहीं हूँ, मैं तो फ्लाइट कर मतलब अपने घूमने जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा ना उसकी मदद करूँगा, मैं तो भाई अपने घूम रहा हूँ, ठीक है, इसको किसी और डॉक्टर के पास लेके जाओ, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसा वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, ये इंडिया में ही नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में खिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटिक ओथ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने डॉक्टर्स होते हैं सबको खिलाई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसको हम कहते हैं नैतिक आचार संहिता। ऐसे सीए के अंदर भी होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कहते हैं प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है हिंदी में पढ़ते हैं, देखिए कह रहे हैं सभी पेशे आचार संहिता से यानी कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं। उन उन पे सदस्य एवं व्यवहारों को दिशा देते हैं, यानी कि उनको काम करना कैसे है ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, ठीक है। चलिए सर एक चीज़ समझ आ गई कि जब भी हम प्रोफेशनल बनते हैं तो हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अच्छा ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता कौन है? अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा था, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, वो बनाती है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं गाइड करती है उसके मेंबर्स के बिहेवियर को। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल टेक द ओथ ऑन एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन, यानी कि हर डॉक्टर को क्या कसम खिलाई जाती है? हिपोक्रेटिक ओथ उनको दी जाती है। चलिए सर हमें चौथा पॉइंट समझ आ गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नैतिक आचार संहिता होती है किसके अंदर? प्रोफेशन के अंदर। तो क्या सर ये मैनेजमेंट के अंदर भी होती है? आइए जरा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तो मैनेजमेंट भी एथिकल यानी कि नैतिक आचार संहिता यानी कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो आप पढ़ते हैं, देखिए जरा, देखिए मैनेजर्स को भी ये कहा जाता है कि भाई आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं होते, कंपलसरी नहीं होते। चलिए पढ़ते क्या लिखा है। कह रहे देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया, जैसे कि एआईएमए जो हमने पढ़ा था अभी, प्रोफेशनल एसोसिएशन थी, ठीक है, जो क्या करती है, लेट डाउन करती है, बनाती है कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करने के लिए, यानी कि वो बताती है आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है, अगर आप ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो आपके लिए बुरा होगा, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। फिर कह रहा है कि देयर इज हाउएवर नो कंपल्शन फॉर मैनेजर, यानी मैनेजर चाहे तो उन रेगुलेशंस को माने या उन रेगुलेशंस को ना माने, उसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होती है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग भी नहीं होती, यानी कि उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ कि मानना ही पड़ेगा। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब रूल्स ही तो होते हैं, ठीक है। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स होते हैं, कि हमारे ऊपर रूल लगा दिया जाता है कि ये चीज़ तो आपको माननी ही पड़ेगी। चलिए आइए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कह रहे हैं? कह रहे भारत में प्रबंध में लगे प्रबंधकों एवं, ये वेव पता नहीं कैसे आ रहा है, ठीक है, अपनी बुक में से इसको साथ साथ पढ़ते रहना भाई, हिंदी वाले। संगठन है जैसे AIMAI, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसने अपने सदस्य कार्यों नियम के लिए आचार संहिता बना रखी है, यानी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, लेकिन प्रबंध के ऊपर इन प्रकार के संगठन का सदस्य बनने के लिए कोई दबाव नहीं होता है, यानी कंपल्शन नहीं है कि भाई आप बनो या नहीं बनो। मैं थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बाकी प्रोफेशनल्स को तो बनना पड़ता है, इनको बनने की कोई भी कंपल्शन नहीं होती है। चलिए सर ये भी समझ आ गया कि थोड़ा सा पॉइंट ये वाला भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं। सर पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट था सर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। हाँ पांचवा पॉइंट था सर, याद आया कि इनको सर्विस देनी पड़ती थी, सारे प्रोफेशंस को क्या देनी पड़ती है? सर्विस देनी पड़ती है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको आपसे फीस चार्ज करता हूँ, ठीक है, जिनको बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं उनसे फीस चार्ज करता हूँ, ठीक है, ये तो यूट्यूब पे आप फ्री पढ़ रहे हो, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे फीस चार्ज करता हूँ, तो वो क्या है मेरे लिए कंसिडरेशन है, मतलब मुझे मिल रहा है, तो मेरे लिए वो फीस है, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं दे रहा हूँ वो क्या है? सर्विस। मैं कोई सामान तो नहीं बेच रहा, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। तो सारे प्रोफेशन कुछ बेचते नहीं है, सारे प्रोफेशन क्या देते हैं? सर्विस। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको, ठीक है, वो दवाई देता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपको लिख कर देता है प्रिस्क्रिप्शन या चेकअप करता है वो सर्विस देता है। ऐसे लॉयर है, लॉयर ऐसे नहीं है कि आपको सामान बेच रहा है, वो आपको सर्विस देता है, ठीक है। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको सर्विस देता है। तो सारे प्रोफेशन क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। यानी पांचवा पॉइंट आता है कि सारे प्रोफेशन क्या होते हैं? अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, जिसका मतलब होता है सर्विस मोटिव। क्या होता है? सर्विस मोटिव। चलिए पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहा था बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है, ये सिंपल है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। कह रहा है कि जो बेसिक मोटिव होता है ना प्रोफेशन का, वो होता है सर्व द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, यानी अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए काम करना, अच्छे से काम करना, यानी कि क्लाइंट को कभी भी
परेशान ना करना, या फिर क्लाइंट अगर मुसीबत में है तो भाई हमें उसको निकालना। जैसे लॉयर होता है, तो आप लॉयर के पास जाते हैं तो आप लॉयर को कहते हैं कि भाई हमारे ये दिक्कत हो गई, या ये केस चल रहा है, या हम पे किसने केस कर दिया। तो लॉयर का क्या काम होता है, लॉयर का फर्ज होता है कि जल्दी से जल्दी आपको इंसाफ दिला सके, ठीक है, अपने क्लाइंट को सर्व कर सके, सर्विस मोटिव होना चाहिए। बाय रेंडिंग डेडिकेटेड, ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है, एक बार शुरू से पढ़ते हैं। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशनल, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, हिंदी वाले बच्चे बड़े टेंस हो जाते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हो, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कह द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस, यानी डेडिकेटेड कमिटेड सर्विस से काम करना पड़ेगा। द टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस, यानी कि उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके क्लाइंट को इंसाफ मिले, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जैसे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। क्या होता है प्रैक्टिकली, तो आप वकील के पास जाते हो, सालों तक केस चलते रहे। अच्छा, आपको पता है सबसे ज़्यादा केसेस कौन से मुद्दे पे चलते हैं इंडिया में? सबसे ज़्यादा मैरिज पे चलते हैं, प्रॉपर्टी पे चलते हैं, या फिर क्रिमिनल केसेस चलते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस कौन से हैं? सबसे ज़्यादा केसेस प्रॉपर्टी के हैं इंडिया में। सालों साल केसेस चलते हैं प्रॉपर्टी के। अब सालों साल वकील वहाँ पे प्रॉपर्टी के जो ओनर होते हैं, जो उनके क्या कहते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनसे पैसा हर हेयरिंग पे खींचते रहते हैं। और कहीं मैं बताऊं आपको, कहीं वकील तो ऐसे हैं जो हर हेयरिंग के 1 से 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक लेते हैं, एक हेयरिंग की बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ऐसे वकील, बड़े बड़े वकील। हाँ, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि हम लॉयर बन जाए, अभी हर हेयरिंग के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी प्रैक्टिस, अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यानी कि हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं कि जितने भी लॉयर्स होते हैं उनको अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व करना पड़ता है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में उनको सर्व करना पड़ता है। सर इसको हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा देता है। कह रहे पेशे का मूल्य उद्देश्य निष्ठा एवं प्रतिबंध है, तथा अपने ग्राहकों के हितों की साधना है। एक वकील यह सुनिश्चित करता है कि उसके मौकिल को न्याय मिले, ठीक है, यानी उसके हित में काम करना, उसके इंटरेस्ट में काम करना। चलिए सर, 5 पॉइंट पूरे हो गए, तो पांचवा पॉइंट सर क्वेश्चन पूछते हैं दोबारा से कि सर मैनेजमेंट के अंदर भी क्या सर्विस मोटिव होता है, कि मैनेजमेंट जो काम करता है वो भी क्या सर्विस होती है? तो कह रहा है कि द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या होता है मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजेशन को मदद करना। क्या मदद करना? ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर सके। और मैनेजमेंट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? बिजनेस को मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो कह रहा है दिस में बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। एक मिनट, कह रहा है हेल्प, पढ़ते एक बार। कह रहा है द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स। कह रहा है कि दिस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो कंपनी का या बिजनेस का गोल क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल, ठीक है। और हॉस्पिटल अपनी सर्विस देते हैं। फिर क्या कह रहा है? हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। कह रहा है कि वैसे तो नॉर्मली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन काम हो। एंड इज फास्ट चेंजिंग, देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट इज सफिशिएंट एंड इफेक्टिव, यानी कि अगर किसी भी बिजनेस में एक अच्छी मैनेजमेंट टीम है और इफेक्टिव है, इट ऑटोमेटिकली सर्व्स सोसाइटी, तो वो क्या करती है? सोसाइटी को भी सर्व करती है बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। सर ये समझ नहीं आया, देखो आओ जरा इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर्विस मोटिव। सर ये समझ नहीं आया। देखो, मैनेजर जो है वो कहाँ काम करता है? सर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, ठीक है, वहाँ पे वो काम करता है, ठीक है सर। अब सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है कि भाई इसको जो जनता है, जनता कौन है? हमारी आम जनता, ठीक है, उनको, सोसाइटी को अच्छी से अच्छी सर्विस देना। लेकिन सर ये तो बिजनेस में काम कर रहा है, ये जनता कहाँ से बीच में आ गई? देखो, अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेट सपोज ये जियो कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, जैसे जियो कंपनी का एमडी कौन है? हमारे मुकेश अंबानी साहब। तो अब बताओ क्या होगा जब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, मुकेश अंबानी बहुत अच्छे मैनेजर है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो जियो के अंदर जो भी उनके डेटा प्लान या जो भी उनकी सर्विस है, वो सर्विस किसको दी जाएगी? वो सर्विस सोसाइटी को तो दी जाएगी। और अगर अच्छी मैनेजमेंट है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी अच्छे से काम कर रही है, तो इनको भी अच्छी से अच्छी क्या मिलेगी? सर्विस मिलेगी। इसी वजह से तो क्या हुआ था, 3 महीने लोगों ने फ्री चलाया, और जियो के आने के बाद ही इंडिया के अंदर यूट्यूब एकदम से ग्रो करा है, या ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन चीज़ें एकदम से इतनी ग्रो करी हैं, क्योंकि पहले लोगों के पास इतना डेटा होता नहीं था। और मैं बता दूं आपको, इंडिया के अंदर डेटा बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता है। बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले अगर आप देखोगे तो डेटा इंडिया में बहुत सस्ता है, जो अभी भी आपको महंगा लगता है, बहुत सस्ता है।
ठीक है? तो ये हो गया सर्विस मोटिव, यानी कि मैनेजर भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो क्या करता है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको सर्विस देता है। चलिए सर, ये बात भी हमें समझ आ गई है। चलिए इसी चीज को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे प्रबंध का मूल उद्देश्य संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना होता है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं। यह उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। कह रहा है वैसे तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, या फिर अस्पताल में सेवा, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में लोग सेवा करते हैं। वैसे प्रबंध का अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य सही नहीं है, यानी कह रहा है कि प्रबंध का मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तथा यह तेजी से बदल रहा है। इसलिए यदि किसी संगठन यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे प्रबंध की टीम है, ठीक है, जिससे मैंने अभी आपको इंग्लिश में पढ़ा है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है ये, जो सक्षमात एवं प्रभावी है, मुझे पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, तो वह स्वयं वही उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर समाज की सेवा कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको मुकेश अंबानी का और जियो का। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस, जय हिंद, बाय।